हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या फिर 9 होता है। तो शुद्ध जल के पीएच मान की बात करें तो 7 जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो पीएच मान है अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होते हैं, अगर 7 से अधिक होता है तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो बात करें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। सोलर सेल, डायनामो मोटर या फिर बैटरी। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात करें तो कौन करता है। तो सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या थायराइड है, पीयूष है, यकृत है या फिर अग्नाशय है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है। यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक जाता है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से जो है वो खून बहना रुक जाता है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। तो बात करें विटामिन के की वजह से जो है खून का जो बहना है वो रुक जाता है। खून का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है। तो विटामिन के जो है खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। निर्वात में, जल में, इस्पात में या फिर वायु में। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक बात करें तो किसमें होती है। ध्वनि की चाल इस्पात में सर्वाधिक होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती। जस्ट इसी के अपोजिट क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है और जो ठोस में नहीं होती है। यानी जो ठोस होते हैं उसमें प्रकाश की चाल नहीं होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गोबर गैस का में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में क्या प्रोपेन है, मीथेन है, एथेन है या फिर ब्यूटेन है। तो गोबर जो गैस है इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। गोबर गैस का सामान्यतः यूज किसमें होता है। तो आजकल के घरेलू उपयोगों में जो है खाना बनाने में गोबर गैस का उपयोग किया जा रहा है और अन्य जो है जहाँ पर LPG यानी गैस का उपयोग होता था वहाँ पर क्या हो रहा है, गोबर गैस का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर WBC। तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, इसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या है, सुधीर ये सब प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और WBC को क्या कहते हैं, रक्षा कोशिकाएं भी कहा जाता है हमारे शरीर की। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। क्या जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर फूल है। तो पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करें तो कौन सा है, पत्ती जो है वो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो पोटेशियम के रासायनिक प्रतीक की बात करें क्या P है, K है, PT है या फिर PO है। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो K होता है। इसी की बात करें फास्फोरस को होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। क्या प्लेटिनम को, चांदी को, पारा को या फिर एल्युमिनियम को। तो सफ़ेद सोने की बात करें तो सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना जो है प्लेटिनम को कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। तो करो या मरो का नारा की बात करें तो असहयोग में, सविनय अवज्ञा में, भारत छोड़ो में फिर खिलाफत में। तो सविनय करो या मरो का नारा जो है भारत
गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सावरकर ने या फिर भगत सिंह ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया गया था। भगत इन्होंने ही ने क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा ऐसा दिया था। भगत सिंह ने क्या दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इसको प्रसिद्ध किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1764 में, 1857 या फिर 1526 में? तो बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1942 में? तो साइमन कमीशन की बात करें तो ये भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो यह किसका कथन था? दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का, बुद्ध का या फिर कबीर का? तो वेदों की ओर लौटो है दयानंद सरस्वती का जो है वो कथन था। किसका कथन था? तो दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पर हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपके कहाँ पर हुआ था? तो आपके लंदन में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, कनिष्क ने या फिर अकबर ने? तो श्रीनगर की स्थापना की बात करें तो कौन सा शासक ने किया था? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी है, मैसूर है, तंजौर है या फिर बेलगाम है? विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी राजधानी की बात करें तो हम्पी इसकी राजधानी है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो क्या अलाउद्दीन खिलजी के थे, अकबर के थे, इल्तुतमिश के थे या फिर बलबन के थे? तो अमीर खुसरो की बात करें तो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंडिका जो पुस्तक है कि लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक की बात करें क्या मगस्थनीज है, फाहियाना है, ह्वेनसांग है या फिर अल-बरूनी है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। कौन है इंडिका पुस्तक के लेखक? तो मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। ह्वेनसांग की पुस्तक क्या है? सीयू की है। अब आप लोग बताएंगे फाहियान जो है ये इनकी इनकी बुक का नाम क्या था? इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें पंचायती राज दिवस की क्या 24 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर को? तो पंचायती राज दिवस की बात करें तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी होती है? तो लोकसभा में बात करें अधिकतम सदस्यों की संख्या की क्या 545 है, 550 है, 552 या फिर 525 है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। वर्तमान में जो है तो आंग्ल भारतीय जो है उनको समाप्त करके अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई? 550 कर दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को या फिर अनुच्छेद 32 को? तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 21 वर्ष है?
तो राष्ट्रपति का जो पद होता है इसके लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो कितना होता है, तो राष्ट्रपति जो है इनके लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होती है। 25 वर्ष लोकसभा सदस्यों के लिए और विधानसभा सदस्यों के लिए होता है। वही बात करें 30 वर्ष तो राज्यसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष होता है, 21 वर्ष ग्राम पंचायतों के लिए होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, क्या 20 है, 24 है, 26 है या फिर 30 है। तो अशोक चक्र में जो है वो 24 तीलियां होती है। कितनी 24 तीलियां होती हैं, 24। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने की आयु क्या होती है। तो 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो रिटायर होने की आयु की बात करें तो कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं, क्या 42वें, 44वें, 52वें या फिर 61वें। तो भारत का मिनी जो संविधान है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है। कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी स्पीकर का कार्य करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। बात करें सूचना के अधिकार के लागू होने क्या 2005 है, 2001 से क्या 2005 है। बात करें सूचना का अधिकार लागू किया सन 2005 में हुआ था, सन 2008 में, सन 2010 में या फिर सन 2002 में। तो सूचना का अधिकार जो है वो सन 2005 में लागू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था। 1982 में, 1990 में, 1998 फिर सन 2004 में। तो सर्वप्रथम ईवीएम के प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम ईवीएम का जो प्रयोग है सन 1982 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल डिस्टेंस रिजोनेंस फोर्स होता है, न्यू डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होता है, फिर नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड होता है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सुनामी शब्द जो है किस भाषा का है। क्या चीनी का है, जापानी है, हिंदी है या फिर अंग्रेजी है। तो सुनामी शब्द की बात करें तो किस भाषा का है, तो यह जापानी शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में चक्रवात आने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है। राजस्थान में, तटीय क्षेत्रों में, हिमालय में या फिर पंजाब में। तो भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात आने की संभावना की बात करें तो सर्वाधिक चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो भारत में सर्वाधिक चक्रवात तटीय क्षेत्रों पर आते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हमारा है कि जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। दावा नल कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जंगलों में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, समुद्र में बड़वा नल लगता है, फिर जठराग्नि पेट में लगने वाली आग होती है यानी भूख की आग। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बाढ़ के समय सुरक्षा के लिए किस नंबर पर संपर्क करना चाहिए। 100 पर, 112 पर, 108 पर या फिर 1070 या 1077 पर। तो बाढ़ के समय किस नंबर पर संपर्क करना चाहिए, तो 1070 या 77 पर संपर्क करना चाहिए। 100 किसका होता है, पुलिस का, 112 वर्तमान में हो गया है, 108 एम्बुलेंस का होता है। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भूकंप आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग करें, खुले स्थान पर जाना चाहिए, घर में छिपना चाहिए या फिर शोर मचाना चाहिए। तो भूकंप आने पर सबसे पहले जो है वह खुले स्थान पर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खुले स्थान पर जाना होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए तो अगला प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण क्या है। CO2 है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो
वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो अगला प्रश्न हमारा है कि वायु प्रदूषण के कारण से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, कृत्रिम वर्षा, भारी वर्षा या फिर कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिट्टी की कटाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो मिट्टी कटती है उसको रोकने का सबसे अच्छे तरीके की बात करें, क्या चराई है, वृक्षारोपण है, खेती या फिर खुदाई है? तो मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका वृक्षारोपण होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी, पूर्वी, मध्य या फिर बुंदेलखंड का? तो यूपी का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी भाग सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत हींग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हाथरस है, अलीगढ़ है, आगरा या फिर मथुरा है? तो हींग के लिए बात करें तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हींग के लिए आपका हाथरस प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला के लिए, आगरा पेठा नगरी, मथुरा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मथुरा एक ओडी यूपी में किसके लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी का कांच उद्योग चूड़ियों कहाँ प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, बरेली, मेरठ या फिर नोएडा? तो चूड़ियों के लिए कौन सा जो शहर है प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। बरेली सुरमा नगरी, मेरठ क्रीड़ा राजधानी, नोएडा की बात करें तो इसे जो है सेमीकंडक्टर चिप के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल है, पलाश है, गुलाब है या फिर गेंदा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश यानी टोसू जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संगम नगरी प्रयागराज किन दो नदियों के मिलन होता है? किन तीन नदियों का मिलन होता है? गंगा यमुना सरस्वती, गंगा गोमती सरयू, यमुना चंबल केन या फिर कोई नहीं? तो संगम यानी प्रयागराज में जो है गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। यहीं पर जो है महाकुंभ या कुंभ मेला आयोजित होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ, किस जिले में पाई जाती है? मुजफ्फरनगर में, गोरखपुर में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? बात करें सर्वाधिक चीनी मिलों की, तो मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, अवध या फिर पूर्वांचल से? तो चरकुला नृत्य की बात करें तो आपके कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी, बुंदेलखंड से नहीं, ये आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? ब्रजभूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी की भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कहाँ पर स्थित है? IIIT की बात करें कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो IIIT आपका प्रयागराज में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा या फिर बलरामपुर? उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता जो है वो श्रावस्ती में है। कहाँ पर है? श्रावस्ती की जो साक्षरता है वो सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हुए, तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? 80 है, 100 है, 403 है या फिर 31 है? उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीटों की बात, सॉरी, विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, विधानसभा 403 है और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 है। वही बात करें राज्यसभा सीटों की तो 31 सीटें हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे, तो आज हम अपने 50वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? संत कबीर नगर में, बस्ती में, सिद्धार्थ नगर या फिर गोरखपुर में? तो बखीरा झील की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है? बखीरा झील आपका, तो आपका बखीरा झील संत कबीर नगर में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।